नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के जोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि तेलंगाना बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। तेलंगाना अनुसूचित जाति सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण को नोटिफाई करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, जिसमें कि पिछड़ेपन के आधार पर 59 उपजातियों यानी सब कास्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। वर्ष 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में इस कदम का उद्देश्य अधिक निष्पक्ष आरक्षण लाभ प्रदान करना है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होता है, क्यों ना अब समय आ गया है एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू किया जाए। क्योंकि क्रीमी लेयर में जैसा कि सब जानते हैं कि जिन लोगों को पहले आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन लोगों को अब ना दिया जाए। मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में जो लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर या जिनके फादर सुप्रीम कोर्ट में जज या हाई कोर्ट में जज या और बड़ी पोस्ट में रह चुके हैं, और क्रीमी लेयर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ओबीसी में 8 लाख रुपए से जिनकी इनकम अधिक होती है उनको क्रीमी लेयर्स में माना जाता है। और जिनके पेरेंट्स सेवारत हैं, उदाहरण के रूप में हमने चर्चा कर लिया आईएएस आईपीएस आईएफएस या फिर शीर्ष पीसीएस ऑफिसर, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उनके फादर ऑलरेडी इस तरह की सेवा में आ चुके हैं। वही कंसेप्ट अब एससी एसटी के बच्चों को लिए भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग वंचित रह चुके हैं, जो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं। उदाहरण के रूप में अगर बात करें अंडमान निकोबार की जो जनजातियां चर्चा में रहती हैं, चाहे जारवा हो चाहे ओंगे हो, इन लोगों को ये बहुत पिछड़ी हुई एसटी मानी जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब मानी जाती है। इनको अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि जो उच्च लेवल की जातियां हैं वही केवल आरक्षण का फायदा उठाती हैं, वही बेनिफिट ले पाती हैं। जो विकास की मुख्य धारा में नहीं है उनको नहीं मिल पाता। कुल मिला के ये बैकग्राउंड था। अब आइए इस न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, तेलंगाना सरकार ने इससे पहले हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर, याद रखिएगा इस नाम को, न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, ये आयोग का नाम है, जिसने सिफारिश की थी कि 59 जाति, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये समुदायों को सरकारी नौकरियों में शिक्षा में कुल 15% आरक्षण के लिए 3 समूहों अर्थात 1, 2 और 3 में विभाजित किया गया। 1, 2 और 3 समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वमान्य जानकारी के लिए 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राजपत्र यानी गैजेट में पहली बार प्रकाशित किया गया है। और सरकारी आदेश ऐसे दिन जारी किया गया है जिस दिन की, जैसा कि हम सब जानते हैं, कल 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस होता है। उस दिन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार समूह एक को 1% का आरक्षण दिया गया है, जिनमें कि 15 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित एससी यानी अनुसूचित समुदाय शामिल है। वहीं समूह 2 में 18 मध्यम रूप से लाभान्वित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल है, जिन्हें 9% कोटा दिया गया है, जबकि समूह 3 में 26 उल्लेखनीय रूप से लाभान्वित एससी समुदाय शामिल है, जिन्हें 5% का आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर एक सब कमेटी यानी उप समिति के प्रमुख एवं मंत्री जो रेड्डी हैं ने कहा कि सरकारी आदेश की पहली प्रति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल से इसी क्षण से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा में एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट वर्गीकरण लागू किया जाएगा। हमने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है और इसकी पहली प्रति मुख्यमंत्री को दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एससी वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन चुका है। और मंत्री ने ये आरोप भी लगाया है कि तेलंगाना में पूर्ववर्ती सरकारों ने वर्गीकरण के लिए प्रस्ताव पारित करने तक ही स्वयं को सीमित रखा है और कभी इसको आगे नहीं बढ़ाया है। याद रखिएगा, राज्य सरकार में अब नौकरी के लिए सभी रिक्तियों को एससी के लिए उप वर्गीकरण के अनुसार भरा जाएगा। और जो कि सिंचाई मंत्री ने कहा कि कैबिनेट उप समिति ने सभी हितधारकों की राय एकत्र करने की व्यापक कवायद की है। यदि वर्ष 2026 की जनगणना में शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी बढ़ती है तो इसके लिए आरक्षण भी उसी के अनुसार बढ़ेगा। फरवरी में तेलंगाना विधानमंडल ने अनुसूचित जाति वर्गीकरण के संबंध में न्यायमूर्ति अख्तर की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जबकि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देने की उसकी यानी आयोग की एक अन्य सिफारिश को खारिज भी कर दिया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को जनसत्ता ने कवर किया था
और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज होगी जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी में है भारत और अमेरिका की ओर से शुल्क बढ़ोतरी में रोक के फैसले के बाद ये लिया गया है डिसीजन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है और भारत के समुद्री खाद्य निर्यातक अमेरिका को 35 से 40,000 टन झींगा भेजने की तैयारी कर रहा है, देख सकते हैं। उद्योग के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 26% जवाबी शुल्क लगाने की योजना पर रोक लगाने, क्योंकि भारत के ऊपर ट्रंप ने 26% का टैरिफ लगाया था, लेकिन उसको कहा कि हम जुलाई तक होल्ड करते हैं और उसके बाद लागू करेंगे इसको। तो उसी के जवाब में भारत सरकार ने झींगा का एक्सपोर्ट किया है अमेरिका को। और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के महासचिव के.एन. राघवन ने कहा कि अब हमें काफी राहत मिली है क्योंकि हम अमेरिका के अन्य निर्यातकों के बराबर पहुंच गए हैं। अब रोके गए एक्सपोर्ट को भेजने की तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शुल्क की घोषणा और फिर उन पर रोक के कारण लंबित हुए झींगा के कारण 2000 कंटेनर अब एक्सपोर्ट यानी निर्यात के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा था एक्सपोर्ट से, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी वियतनाम। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इंटरनल सिक्योरिटी की न्यूज है, आंतरिक सुरक्षा की, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने लगभग 1800 यानी 1800 करोड़ रुपए के मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं, इसलिए बड़ी न्यूज है ये। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इंडियन कोस्टल गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने 12 से 13 अप्रैल 2025 को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते, जिसको एटीएस बोलते हैं, के साथ रात भर चले संयुक्त अभियान में लगभग 1800 करोड़ रुपए मूल्य के और 300 किलोग्राम, याद रखिएगा 300 किलोग्राम का था ये मादक पदार्थ, अधिक नशीला पदार्थ जब्त किया है। और गुजरात एटीएस से मिली पुष्ट सूचना के आधार पर तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम से एक इंडियन कोस्टल गार्ड जहाज से उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में मल्टी मिशन पर तैनात था, ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन, जिसको IMBL बोलते हैं, इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन, IMBL के निकट ट्रांसशिपमेंट प्रयास को रोक दिया है। और इंडियन कोस्टल गार्ड जहाज के निकट आने का एहसास होने पर संदिग्ध नाव ने इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन यानी IMBL की ओर भागने से पहले अपने मादक पदार्थ की खेप को समुद्र में फेंक दिया। सतर्क इंडियन कोस्टल गार्ड जहाज ने संदिग्ध नाव का पीछा करते हुए फेंकी गई खेप को बरामद करने के लिए तुरंत अपनी समुद्री नाव को रवाना किया। IMBL यानी इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन की निकटता और इसकी पहचान के लिए इंडियन कोस्टल गार्ड जहाज और नाव के बीच प्रारंभिक दूरी के चलते अपराधी को कुछ ही समय में इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री लाइन को पार करने से पहले अवरोधन से बचाने में मदद मिली है। आप कुल मिला के देख सकते हैं भारत सरकार की प्रयास को दिखाता है और ये आंतरिक सुरक्षा के बीच में इस तरह के टॉपिक अगर चर्चा में रहते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल कोस्टल गार्ड की टीम है, इन्होंने ही पकड़ा था। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ड्रग नेटवर्क को रूथलेसली समाप्त कर रही है। ड्रग मुक्ति अभियान के निर्माण के निरंतर प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1800 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलोग्राम नशीले पदार्थ को जब्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। और समुद्र में किया गया ऑपरेशन नशीले पदार्थों की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए मोदी सरकार की होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की सफलता का एक शानदार उदाहरण है। और इस दौरान गृह मंत्री ने बड़ी कामयाबी के लिए गुजरात पुलिस के एटीएस और इंडियन कोस्टल गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल की सराहना भी की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये साइंस एंड टेक सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि NQM नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप ने उद्योगों को उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया है। NQM यानी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित स्टार्टअप्स में एक NQM लैब्स ने आज मतलब कि 14 अप्रैल को नेशनल क्वांटम डे मनाया जाता है के अवसर पर दुनिया का पहला और अनूठा प्लेटफॉर्म Q-Shield लॉन्च किया है और जो किसी भी वातावरण, क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस या हाइब्रिड के अंतर्गत क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को सक्षम भी बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वर्ष 2016 में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थापित
क्यूएन लैब्स क्वांटम सुरक्षित समाधानों के साथ साइबर सुरक्षा में क्रांति ला रहा है। साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत भी ये कवर होता है टॉपिक, तथा भारत को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में वैश्विक लीडर के रूप में इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ये क्यूशील्ड का देख सकते हैं। तो आज का एचओडी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट राइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।